दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आदाब कबूल कीजिए। 23 अगस्त 2026 की शाम आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो, और इस शो में आप देखेंगे सीरिया में तुर्की ने तैनात कर दिया खतरनाक सिस्टम, इसराइल से अमेरिका तक मचा हंगामा, एक नई जंग के आसार, इसराइल की सियासत में खड़ा हुआ बड़ा घमासान, अपोजिशन ने मुल्क में फसाद होने का जताया डर, कहा नेतन्याहू की वजह से जा सकती है लीडर्स की जान। गजा में इंसानी क्राइसिस का भयानक मंजर, मुर्दों को दफनाने के लिए नहीं बची जमीन, मारे मारे घूम रहे जनाजे। आखिर ईरान ने फिलिस्तीन पर दे डाला बड़ा बयान, इस्माइल गानी ने इसराइल को दी वार्निंग, और व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया ऐसा खतरनाक प्लान कि यूक्रेन के शहरों में शुरू हो गया मौत का खेल। शुरुआत करते हैं इस शो की, जहां एक तरफ दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर खौफ में है, वहीं दूसरी तरफ सीरिया अब जंग का नया मैदान बनता जा रहा है। वैसे तो सीरिया सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी ज़मीन पर तुर्की के बढ़ते असर को देखकर इसराइल पूरी तरह से बौखला गया है। साफ साफ कहूं तो इसराइल और तुर्की के बीच जंग के आसार नज़र आने लगे हैं। भले बहुत से लोगों को नज़र ना आए, लेकिन दुनिया ऐसे महसूस कर रही है। इस आसार को समझने के लिए इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 23 अगस्त की सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट है। दोस्तों, सीरिया में तुर्की की मिलिट्री तैनाती को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने इसराइल के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के होश उड़ा कर रख दिए हैं। सीरिया से आई खबरों के मुताबिक इसराइल और तुर्की के बीच सीरियाई सरजमी को लेकर तनाव अब अपने उरूज पर पहुंच चुका है। दरअसल इसराइल ने अमेरिका को यह बताया है कि तुर्की सीरिया के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद बेहद अहम अबू अल दुहूर मिलिट्री एयरबेस पर, मिलिट्री हवाई अड्डे पर अपना रडार सिस्टम और एडवांस्ड एयर डिफेंस साजो सामान तैनात करने की तैयारी कर चुका है। ये वही एयरबेस है जहां भी इसी हफ्ते हमला किया था इसराइल ने। यूं कहिए कि तुर्की ने इसराइल के करीब में बैठकर जंग की तैयारी कर ली है दोस्तों, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जंग होकर रहेगी, और इसराइल से लगातार एर्दोगान और तुर्की के खिलाफ आ रही धमकियां इसकी गवाही दे रही हैं। आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। तुर्की के इस बड़े प्लान की खबर बाहर आते ही इसराइल में ज़बरदस्त हंगामा मच गया। इसराइल को डर है कि अगर तुर्की ने सीरियाई एयरबेस पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए तो सीरिया के आसमान में इसराइली फाइटर जेट्स की मनमानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसराइली एयरफोर्स ने हाल ही में सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस को निशाना बनाकर शदीद हवाई हमला किया था। 7 से 8 एयर स्ट्राइक की थी। इंटरनेशनल सोर्सेज के मुताबिक एक सीनियर इसराइली अफसर ने माना है कि इस एयरबेस पर बमबारी करने का असली मकसद ये यकीनी बनाना था कि तुर्की के फौजी या उसका मिलिट्री साजो सामान हवाई रास्ते से इस एयरबेस तक ना पहुंच सके, हवाई जहाज उतर ना सके। यानी इसराइल ने सीरियाई ज़मीन पर हमला करके सीधा निशाना तुर्की के फौजी मंसूबों को बनाया है। मामला उस वक्त और ज़्यादा पेचीदा हो गया जब सीरिया के लिए अमेरिका के स्पेशल एनवॉय टॉम बैरक ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इसराइल ने इस एयरबेस पर हमला करने से पहले अपने सबसे करीबी साथी यानी अमेरिका तक को इसकी भनक नहीं लगने दी थी। दूसरी तरफ इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने दावा किया है कि अबू अल दुहूर एयरबेस पर कार्रवाई करने से पहले सीरियाई हुकूमत को डिप्लोमेटिक लेवल पर सीधी वार्निंग भेज दी गई थी। कार्ड्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस के पास तुर्की की इस खुफिया प्लानिंग की पक्की और ठोस जानकारी मौजूद थी कि तुर्की ऐसे कदम उठा रहा है जो इसराइल के लिए सीधा खतरा बन सकते हैं। कार्ड्स का कहना है कि उसने और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आर्मी अफसरों के साथ कई हाई लेवल बैठकें की, जिसके बाद सीरिया के बड़े अफसरों को सीधी वार्निंग जारी की गई। लेकिन जब सीरिया की तरफ से इस वार्निंग का कोई जवाब नहीं मिला, तब जाकर नेतन्याहू और कार्ड्स ने आईडीएफ को अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमले की मंजूरी दे दी। दोस्तों, इस पूरे मामले ने इसराइल और तुर्की के बीच जारी खींचतान को एक बेहद नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इस नए डेवलपमेंट के बाद क्या ये तानातनी दोनों मुल्कों को सीधे टकराव की कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल देंगी, हमले शुरू होंगे। दरअसल बशर अल असद की सरकार के हटने के बाद से ही सीरिया एक सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। खासकर इसराइल और तुर्की दोनों ही वहाँ बेहद अग्रेसिव रुख अपनाए हुए हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले तुर्की ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया था। तुर्की ने कहा था कि ईरान के बाद इसराइल तुर्की से जंग करेगा, क्योंकि इसराइल बगैर जंग के नहीं रह सकता।
تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مڈل ایسٹ میں نئی جنگ کی بساط بچ چکی ہے اور اس بساط کی زمین سیریا بنے گا؟ سیریا کے لیے کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کیا آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کیا پڑھا ہے وہ اگلی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل کے لیڈرز پر حملہ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ خود نیتن یاہو ہوگا۔ یہ الزام کسی اور نے نہیں بلکہ خود اسرائیل کے پرائم منسٹر کے طور پر کام کر چکے شخص نے لگایا ہے۔ سیاسی ہستی ہے اسرائیل کی، کہہ رہا ہے جو نیتن یاہو کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ہم لوگوں پر حملے ہو سکتے ہیں۔ یہ سٹوری بے حد اہم ہے اور کئی ویورز کی ریکویسٹ پر لائی گئی ہے جنہیں اسرائیل کے الیکشن اور سیاست کے بارے میں جاننا تھا، لہٰذا دھیان سے سنیے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اب نئے الزامات سے گھرتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم یعنی پورو پردھان منتری اور بی یاشاد پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ نے نیتن یاہو پر بے حد سنگین الزامات لگائے ہیں۔ بینٹ نے نیتن یاہو کو سیدھا اراجکتا وادی یعنی انارکسٹ قرار دیتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ اس کی زہریلی الیکشن کیمپین یعنی زہریلی چناوی مہم اس کے سیاسی مخالفوں کی جان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ بینٹ کے مطابق نیتن یاہو کا سپورٹ سسٹم جسے وہ پوائزن مشین کہتا ہے وہ سوشل میڈیا اور نیوز چینلوں کے ذریعے بینٹ کے خلاف لگاتار پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ بینٹ کا الزام ہے کہ اس کی امیج کرسی کے بھوکے لیڈر کے طور پر بنانے کی کوشش کی گئی۔ بینٹ نے خاص طور پر اپنے سیاسی ساتھی گادی ایزنکوٹ کی سیکیورٹی پر گہری فکر جتائی۔ وہ مان رہا ہے کہ اسرائیل میں نفرت کا ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس سے کوئی بھی سرفراہ شخص اپوزیشن کے سیاسی لیڈروں پر خونی حملہ کر سکتا ہے، یعنی وپکش کے نیتاؤں کی جان جا سکتی ہے اسرائیل میں، اور اس کی وجہ نیتن یاہو ہو سکتا ہے۔ اپنے انٹرویو میں بینٹ نے 2021 کے پاور ہینڈ اوور کا ذکر کیا جب نیتن یاہو نے محض 30 منٹ میں میٹنگ ختم کر دی تھی اور سیکیورٹی معاملوں سے جڑی اہم جانکاری شیئر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ بینٹ کا الزام ہے کہ نئی سرکار بننے سے پہلے نیتن یاہو نے اسے اپنے گھر بلا کر صاف لہجے میں دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے مخالف خیمے کے ساتھ سرکار بنائی، کسی اور دوسری وپکش کی پارٹی کے ساتھ سرکار بنائی، تو وہ اپنی پوری سیاسی طاقت لگا کر اسے غدار ثابت کر دے گا۔ ایران کے، یہ کہیں اور بھی کسی اور ملک میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر بولتے ہوئے بینٹ نے نیتن یاہو پر اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ناکامی کا الزام بھی لگایا۔ اس نے 2018 سے 2021 کے بیچ کا ذکر کیا جب ایران کا یورینیم انریچمنٹ 3% سے بڑھ کر 60% تک پہنچ گیا تھا۔ تب وہ کہتا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت نے کوئی ٹھوس فوجی یا خفیہ تیاری نہیں کی، اسی لیے ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام میں اتنے آگے بڑھ گیا، اور اب اسی پروگرام کو لے کر نیتن یاہو چھاتی پیٹتا ہے اور پھر ایران پر حملے کرتا ہے۔ جب یہ پروگرام بن رہا تھا، چل رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، تب اسے روکنے کے لیے اس نے کوئی قدم یا کوئی حملہ کیوں نہیں کیا، یہ بینٹ کہتا ہے۔ خیر، نیتن یاہو پر سیاسی چھیٹا کشی چلتی رہے گی۔ ہم غزہ کا ذکر کرتے ہیں جسے نیتن یاہو اور IDF نے تباہ کیا۔ غزہ پر ایسا قبضہ ہوا کہ اب زندوں کو چھوڑو، مردوں کو بھی بند آنکھوں سے وہ 2 گز زمین نظر نہیں آ رہی جہاں وہ قیامت تک آرام سے سو سکیں۔ اسرائیل کی لگاتار بمباری کے بعد غزہ کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ وہاں لوگ ہر پل خوف اور دہشت کے سائے میں جینے کو مجبور تو تھے ہی، اب ایک نئی مصیبت بھی سامنے آ گئی ہے۔ بھلے ہی امریکہ دنیا کے سامنے غزہ میں امن اور شانتی کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، لیکن تباہی کا عالم یہ ہے کہ اب غزہ میں مرنے والوں کو 2 گز زمین نصیب ہونا بھی ناممکن سا ہو گیا ہے۔ غزہ کی زیادہ تر قبرستان اسرائیلی ہوائی حملوں اور زمینی کارروائیوں میں پوری طرح یا بہت حد تک تباہ ہو چکے ہیں۔ قبرستان پوری طرح سے بھر چکے ہیں اور لوگوں کو اپنوں کی تدفین کے لیے، انہیں دفنانے کے لیے پرانی قبروں کو دوبارہ کھودنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق قبرستانوں میں چاروں طرف صرف ریت کے ڈھیر نظر آتے ہیں جن کے نیچے معصوموں اور بے گناہوں کو دفنایا گیا ہے۔ سامان کی بھاری قلت کی وجہ سے کئی قبروں پر نام کی تختی تک لگانا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ پہچان کے طور پر محض ایک پتھر پر کاغذ کی پرچی چپکا کر مرنے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے یہ کس کے آخری سفر کا ٹھکانہ ہے۔ غزہ میں اب کسی کا جنازہ اٹھانا اور قبریں تیار کرنا بھی ایک بڑا مالی بوجھ بن چکا ہے۔ ایک قبر تیار کرنے کا خرچ لگ بھگ 500 شیکل یعنی $167 تک پہنچ گیا ہے، جبکہ سیمنٹ
और तामीराती सामान की भयानक किल्लत के चलते कुल खर्च 700 से 1000 शेकल यानी करीब 235 से 335 डॉलर तक बैठ रहा है। जो ख़ानदान जंग की वजह से पाई पाई को मोहताज हो गए हैं, उनके लिए ये खर्च उठा पाना बिल्कुल नामुमकिन साबित हो रहा है। हेल्थ सिस्टम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गजा में बचा क्या है? जो बचा है वो तबाह हो रहा है। दोस्तों, जंग के दौरान गजा में हज़ारों लाशों को उनके घरों के मलबे, टेंटों, स्कूलों और अस्पतालों के मैदानों में आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर दफनाना पड़ा था। जब कभी हमलों में थोड़ी कमी आती है तो लोग अपने अजीज़ों की लाशों को निकालकर असली कब्रिस्तानों में मुंतकिल करने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। गजा की मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट्स एंड रिलीजियस अफेयर्स के मुताबिक अकेले अस्पतालों के अहातों में बनी 7 बड़ी कब्रों से 529 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद की गई हैं। गजा की एंडोमेंट्स मिनिस्ट्री के मीडिया अफसर इकरामी अल-मदलाल के मुताबिक जंग से पहले ही 60 में से कई कब्रिस्तान पूरी तरह भर चुके थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज नई ज़मीन तलाशने और इन हज़ारों लाशों को इज़्ज़त के साथ मुंतकिल करने का है, शिफ्ट करने का है कब्रिस्तानों में। गजा 80% IDF के कब्ज़े में तब ये हाल है। दोस्तों, गजा की दर्दनाक तस्वीर सिर्फ आंकड़ा या किसी जंग की रिपोर्ट भर नहीं है, बल्कि ये इंसानी दुनिया और आलमी ज़मीर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। गजा का ये तदफीन क्राइसिस, ये तदफीन संकट साबित करता है कि वहाँ के लोग न सिर्फ ज़िंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं, बल्कि मौत के बाद भी उनसे इज़्ज़त के साथ सुपुर्द खाक होने का हक छीन लिया गया है। फ़लस्तीन के मुद्दे पर ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा और खुला बयान सामने आया है। ईरान की IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का ये बयान 23 अगस्त की शाम सामने आना कई मायनों में बेहद ख़ास और बड़ा माना जा रहा है। फ़लस्तीन के हक़ में ईरान ने जिस तरह से सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और इसराइल को जो 2 टूक वार्निंग दी है, उसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल कानी ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी, यानी समंदर से लेकर दरिया तक, फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक पहले से कहीं ज़्यादा ज़िंदा है और अपनी मंजिल के करीब है। इस्माइल कानी ने कहा कि इसराइल की तरफ से बस्तियां यानी सेटलमेंट बसाना और रोज़ रोज़ किए जा रहे जुल्म दरअसल उसके अंदरूनी फ़ौजी, सिक्योरिटी, सियासी और समाजी संकट से भागने की एक नाकाम कोशिश है। कानी ने ललकारते हुए कहा कि इसराइल चाहे कितने भी यहूदी बस्तियां बसा ले या जुल्म ढाले, लेकिन वो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार मिल रही अपनी स्ट्रेटजिक शिकस्त को दुनिया से छुपा नहीं सकता। कानी ने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीन एक जिंदा और कभी न बदलने वाला मकसद है, जो हक़ की जीत हासिल होने तक पूरी ताकत से कायम रहेगा और इसराइल इस मकसद को कभी ज़ेर नहीं कर पाएगा। अब बात यूक्रेन और रूस की। दोनों के बीच जंग अब एक बेहद खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सालों लंबी खिंचती इस जंग की सबसे भारी कीमत अब मोर्चे से दूर शहरों में रहने वाले आम बेगुनाह शहरियों को चुकानी पड़ रही है। ताज़ा खबरों के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया है और इस नए प्लान के आगे यूक्रेन का एयर डिफेंस भी पूरी तरह से घुटनों पर आता नजर आ रहा है। यूक्रेन में इस वक्त खौफ का मंजर है और चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। आलम यह है कि यूक्रेनी शहरियों के लिए हर रात मौत के खौफ से कम नहीं होती। आधी रात को आसमान से बरसते रूसी बारूद से उनका सामना होता है और अगली सुबह फिर किसी नए खतरे का इशारा लेकर आती है। रूस पिछले 72 घंटों से लगातार यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा सवाल रूस की सो कॉल्ड डबल टैप स्ट्रेटजी को लेकर उठ रहे हैं। इसे पुतिन का सबसे खतरनाक प्लान समझ सकते हैं, जिसे डबल टैप कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है मारो, रुको और फिर मारो उसी जगह। इस स्ट्रेटजी के तहत रूसी फौज पहले किसी जगह ज़बरदस्त हमला करती है, फिर थोड़ी देर खामोश रहती है और ठीक उसी वक्त उसी जगह पर दूसरा हमला कर दिया जाता है, जब लोग पहले वाले हमले के बाद किसी को बचाने आते हैं या वहाँ जायज़ा लेते हैं। इससे क्या होता है, नुकसान पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है और किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। इस स्ट्रेटजी के तहत किसी जगह पर पहले मिसाइल या ड्रोन से हमला किया जाता है और फिर जब पहले हमले के बाद एम्बुलेंस और राहत बचाव दल ज़ख्मियों की मदद के लिए मौके पर पहुंचते हैं, ठीक उसी वक्त उसी जगह पर दूसरा हमला कर दिया जाता है। ऐसे हमलों के लिए इसराइल बदनाम है। हाल ही में क्रिवी रीह के
एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले में भी यूक्रेन ने इसी डबल ट्रैप स्ट्राइक का इल्ज़ाम रूस पर लगाया है। यूक्रेन का दावा है कि इस खौफनाक चाल का सीधा मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं बल्कि मदद करने वाले हाथों को भी ख़त्म करना और आम लोगों में दहशत पैदा करना है। हालात ये हैं कि कीव से लेकर क्रीवी रीह, खार्किव, सूमी और ज़ापोरिज़िया तक रात होते ही हवाई हमले के सायरन गूंजने लगते हैं। आसमान में रूसी ड्रोन दिखाई देते हैं और रात भर धमाकों का सिलसिला चलता रहता है। दिन ढलते ढलते बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से रिहायशी इमारतों और आम जगह को मलबे में तब्दील कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कीव में लगातार हमलों के बीच एक अहम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे अब पीने के पानी और बुनियादी ज़रूरतों का बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन की ये जंग अब फ्रंट लाइन की सरहदों को लांघकर शहरों के बीचों बीच आ पहुंची है, जहां यूक्रेन का कमज़ोर पड़ता एयर डिफेंस और रूसी बारूद का कहर आम लोगों की ज़िंदगी ले रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रूस अब जंग के मोर्चे यानी फ्रंट लाइन से दूर उन शहरों को निशाना बना रहा है जहां आम शहरी रह रहे हैं। रूस का मकसद स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर हमले करके ऐसा खौफ पैदा करना है जिससे लोगों पर ज़हनी दबाव बनाया जा सके और तबाही का असर कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इस स्ट्रेटजी के तहत कीव पर लगातार तीसरे दिन भारी हमले किए गए। कीव के लोगों के सामने पीने के पानी और सफाई का बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही रूसी ड्रोन्स और मिसाइलों ने शहर के अहम लॉजिस्टिक्स हब को भी निशाना बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।